हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वाउचेरिया, जो कि हमारा पिछली क्लास से रनिंग टॉपिक है। और इसमें आज हमारे पास आ रहा है वाउचेरिया और रिप्रोडक्टिव। ठीक है, रिप्रोडक्टिव का मतलब हो गया जनन। हमने एक्चुअली में इसको दो भागों में बांट दिया वाउचेरिया को, एक हो गया वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के रूप में और एक हो गया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली जो हमारा एक तरीके से फोर्थ पॉइंट भी बनता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि वाउचेरिया जो है वो तीनों विधियों से जनन जो है वो शो करता है। वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव की हम बात करें तो वेजिटेटिव में बेसिकली अगर अपन वाउचेरिया के लिए कह रहे हैं तो इसमें राइजोइड्स हैं, प्रोस्टेट, थोड़ा सा थैलस है जो कि एक तरीके से पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, केवल एक बेसल या आधारीय संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर बहुत सारी साइफोनस इरेक्ट ब्रांचेज हैं। तो ऐसे में जो बेसल थैलस है या जो इरेक्ट एरियल ब्रांचेज है जो कि ओल्ड है और उसमें रिजर्व फूड मटेरियल से ज़्यादा है, तो वो कभी कभी क्या होता है रिप्रोडक्शन शो कर देती है बाय फ्रेगमेंटेशन। विखंडन। बाकी हम सेल डिवीजन की बात करें तो इस प्रकार का जो है वो यूनिसेल्युलर एल्गीज या सिंपल फिलामेंटस एल्गीज जो हैं उनके अंदर जरूर देखने को मिलता है, इनके अंदर ऐसा नहीं है। एसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्लियर रूप से पाया जाता है और स्पष्ट जीवन चक्र में स्पोर्स पाए जाते हैं, बीजाणु जो हैं वो बनते हैं। और बीजाणु की अगर अपन फॉर्म बात करें तो वो हो गए जूस्पोर, जो कि हमने शुरुआत में कैरेक्टर्स के अंदर भी इंक्लूड किया था, जूस्पोर्स। दूसरा हम यहाँ पे कहें तो एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनो का मतलब हो गया अचल बीजाणु, जू का मतलब हो गया चल बीजाणु। एप्लेनो में हम एक और नाम डाल सकते हैं, वो है हाइफनो, जिसे हम बोल देते हैं सुप्त बीजाणु। ये वर्ड ज़्यादा बेस्ट है या सूटेबल है साइफोनस के लिए, क्योंकि विषम परिस्थितियां ऐसा होने पर क्यों, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं जूस्पोर की अगर अपन बात करें तो इसमें जूस्पोर को हम लिखेंगे सिन जूस्पोर, संयुक्त चल बीजाणु। ठीक है, और एक तीसरा वेरिएंट और यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, वो अत्यंत विषम परिस्थितियों के अंदर एक अलग ही संरचना यहाँ पे देखने को मिल रही है फिलामेंटस वाली, दैट इज अकाइनेट या एंडोस्पोर्स के रूप में भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो ये इनका प्लांट थैलस जो है गैमेटोफाइटिक है, जीवन पर्यंत ये हैप्लॉइड्स हैं और केवल फर्टिलाइजेशन से ही जायगोट या द्विगुणित अवस्था जो है इनकी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अपन यहाँ कहें तो विशेष प्रकार के कोशिकांग यहाँ पे मिल रहे हैं जिनको हम बोल रहे हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, और इसी में एक जो फीमेल बन रहा है दैट इज नोन एज उगोनियम। तो एंथ्रीडियम एंड उगोनियम के बनने के कारण एंथ्रीडियम इज रिप्रेजेंट एज मेल एंड उगोनियम इज रिप्रेजेंट एज फीमेल। एंथ्रीडियम में बन रहे हैं एंथो जॉइड्स, जो कि कैसे हैं, मोटाइल। इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एग, सिंगल एग या ओव्यूम, जो कि कैसा है, नॉन मोटाइल। और दोनों के बीच में जो बन रहा है फ्यूजन दैट इज oogamous, दैट इज oogamous। इसकी वजह से यहाँ क्या बन रहा है, oospore। तो हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा कह सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस है और oogamous टाइप का हो रहा है। लेकिन हम उसके अलावा यहाँ पे नाम दे सकते हैं दैट इज आल्सो प्रिफर एन आइसोगैमस।
एन आइसोगैमस इसलिए कह रहे हैं कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप होने की जगह केवल जो है वो गैमेटेंजिया डेवलप होती है और उसमें स्पोर या चल बीजाणु जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ एन आइसोगैमस का मतलब होता है कि morphologically same and physiologically सेम एंड फिजियोलॉजिकली जो है ये आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट। सेम एंड डिस्टिंक्ट। यस, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेजिटेटिव की। तो वेजिटेटिव के लिए बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रगत है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म या प्रिमिटिव टाइप के एल्गेज नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इनमें क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाई क्या बोलते हैं स्ट्रेस तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि कुछ फिजिकल स्ट्रेस, ओल्ड थैलस, डिके थैलस, लार्ज थैलस, ऐसी कोई फिजिकल घटना स्ट्रेस के रूप में, खिंचाव के रूप में, थैलस ज़्यादा ओल्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, थैलस अवघटित होने लगता है या थैलस बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है। तो ऐसे में कई बार इनके क्या होते हैं कि जो साइफोन ब्रांचेज हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और टूट जाती हैं। तो ऐसे में अगर मैच्योर ब्रांचेज ब्रेक हो रही है तो उनमें रिजर्व फूड मटेरियल की मात्रा ज़्यादा है और इनमें हमेशा ग्रोथ कौन सी हो रही है, एपिकल। तो यही कारण है कि इनका जो लोअर सेक्शन है वो राइजोइड्स को डेवलप करता है और ये एक नए थैलस के रूप में क्या हो जाता है, डेवलप होने की क्षमता रखता है। तो ये जो सिंपल मैकेनिज्म है जो कि लोअर या प्रिमिटिव एल्गीज में हम अप्लाई कर रहे थे वो एक तरीका यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन ओनली इन फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, इन फेवरेबल कंडीशंस का ये कोई लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर तो हम इतनी ही बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन में कि किसी कारण से अगर जैसे थैलस डिके हो रहा है या ओल्ड हो चुका है, किसी कारण से फिजिकल स्ट्रेस की वजह से टूट गया है, तो टूट कर जो है वो कई बार नए थैलस को अपने आप में या क्या बोलते हैं कॉलोनी को डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए दूसरा यहाँ पे हम बात करें किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और उसमें हम बात करेंगे किसकी, ज़ूस्पोर्स की। बाकी मिटा देते हैं। बाई फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पे एक नंबर पे बात करेंगे बाई ज़ूस्पोर्स, और ज़ूस्पोर्स को हम बोल सकते हैं चल बीजाणु। इनको चल बीजाणु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके एक तरीके से टर्मिनल या सब टर्मिनल पोर्शन पे एक, दो या दो से ज़्यादा
फ्लैजिलाज उपस्थित होते हैं जो इन्हें मोटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं या इन्हें एक तरीके से चलन में सहायक होते हैं। और अगर अपन बात कर रहे हैं जेंथोफाइसी की, तो जेंथोफाइसी में जो फ्लैजिलाज हैं वो कैसे मिलेंगे हमें, हिटेरोकॉन्टी। तो चल बीजाणु इसीलिए कहा कि ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बन रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर फ्लैजिला की उपस्थिति की वजह से ये क्या है, मोटिलिटी शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें चल बीजाणु कहते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन जो है वो सदैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट इनके अंदर होगा। ये एल्गीज में हम पहले भी बात कर चुके हैं और इसको हम आज भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। दूसरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट इनका किस तरीके से हो रहा है। तो इसको डायग्रामेटिकली ही समझ लेते हैं, थ्योरेटिकली के तो उसमें तो जो थैलस है उसकी कोई भी ब्रांच, नॉट ए स्पेशल काइंड, ठीक है, तो कोई भी ब्रांच जो कि फर्टाइल के रूप में होती है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करें तो इसमें हम यंग साइफोनस ब्रांच की बात करते हैं लेटरल साइड पे। तो लेटरल साइड पे कोई भी यंग साइफोनस ब्रांच जो है वो डेवलप होती है और उसके सीड्स जो है उसके ऊपर इनका क्या होता है, एक तरीके से अगर यहाँ पे जू स्पोर बन रहा है तो जू स्पोरेंजियम, एप्लेनो स्पोर बन रहा है तो एप्लेनो स्पोरेंजियम, उसी तरीके से अगर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो गैमीटेंजियम। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो जो नई ब्रांचेज हैं उनके सीड्स के ऊपर इनका क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगता है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसी ब्रांच की हम बात कर रहे हैं या इस ब्रांच की हम बात करें तो क्या होगा, इनका जो सीड्स भाग है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, फूल कर आकार को क्या करेगा, बड़ा। अब ये आकार को बड़ा कैसे करेगा, वो आकार को बड़ा ऐसे करेगा कि जब इसके अंदर साइटोप्लाज्म का प्रेशर पड़ेगा, जैसे गुब्बारा फूलता है उस तरीके से, तो आगे का जो सीड्स है, क्योंकि अभी ये कोशिकाएं कैसी हैं, सॉफ्ट, बाकी की जो है वो कैसी हो गई है, थिक सेल वॉल की वजह से हार्ड, ये अभी अंडर डेवलप कंस्ट्रक्शन है या डेवलपमेंट पोजीशन में है। तो सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के, और इसका जो जीव द्रव है वो कैसा होता है, गाढ़ा। तो गाढ़ा जीव द्रव जो है वो ज़्यादा विस्कस होता है, मतलब ज़्यादा उसके अंदर क्या होता है, पानी को ग्रहण करने की या परासरण की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा। तो इस वजह से वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म को कैरी करके और अपने सीड्स भाग को क्या फुलाता है। अभी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमाटा की हम बात करें तो उसके अंदर जैसे मुग्धाकार, ठीक है, स्फेरिकल शेप, या अगर अपन बात करें तो जैसे बेलनाकार। तो ये अलग अलग शेप्स हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ जू स्पोरेंजियम, चल बीजाणु धानी
ठीक है, तो ये संरचना कैसी हो रही है, क्लब शेप या स्फेरिकल। ठीक है, अब धीरे धीरे इसका आकार जो है वो क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और अभी तक अगर आप देखें तो इसके अंदर वैक्यूल यहीं तक है, इसके ऊपर वैक्यूल नहीं है। और इसमें जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ती जा रही है। जीवद्रव्य इसका कैसा मिलेगा आपको, सघन। दूसरा, इसमें केंद्रकों की संख्या जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम दो मत यूज में ले सकते हैं कि इतने सारे केंद्रक इसमें आए कैसे। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो केंद्रक है ये पट्टहीन होने के कारण साइटोप्लाज्म या जो थैलस है उसी में से कोशिका द्रव द्वारा क्या किए जाते हैं, एक तरीके से मूव किए जाते हैं इनटू द स्पोरेंजियम, और केंद्रकों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। एक मत ये कहता है कि इसके अंदर जो केंद्रक है उनमें समसूत्री विभाजन से ये लगातार विभाजित होते हुए अनेक केंद्रकों का संगठन क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, या कोशिकाओं को केंद्रकों की संख्या क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, और इसी से ही इनमें क्या हो रहा है, केंद्रकों की संख्या बढ़ रही है। दो हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ तक तो नॉर्मल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें तो तीसरे में जो ही ये डेवलपमेंट की ओर जा रही है, यहां पे दो घटनाक्रम होगा। एक घटनाक्रम होता है इन्वर्जन, ठीक है, और दूसरा घटनाक्रम जो है वो यहां पे होता है सेप्टी। अर्थात मैंने कहा कि प्रारंभ से इसके थैलस या साइफोन में कोई पट्ट नहीं पाया जाता, परंतु इस विशिष्ट संरचना या अलैंगिक जनन संरचना जो बन रही है चल बीजाणुधानी, ये शेष थैलस से अपनी कंप्लीट ग्रोथ या अपने कंप्लीट क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल टेक्सचर को लेने के बाद इसमें धीरे धीरे यहाँ पे क्या बनने लगता है, पट्ट। और पट्ट निर्माण जो है वो कैसा होता है, केंद्र से बाहर की ओर। तो ऐसे में ये धीरे धीरे इसका संपर्क जो है वो शेष थैलस से क्या हो जाता है, कट जाता है। शेष थैलस से इसका संपर्क नहीं रहता और ये शेष थैलस जो है वो अपनी जो सिंपल ग्रोथ है वो करता रहता है। अब बात आई है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दोनों का ध्यान रखना। एक हमने इसमें कहा न्यूक्लियस, और एक इसमें क्या है, क्रोमेटो 4, और तीसरी चीज क्या है इसमें, रिजर्व फूड। तीन चीजें बन गई। तो एक्चुअली में यहां क्या हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट वैक्यूल फॉर्मेशन बाद में हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा इसमें, जो केंद्रीय सेगमेंट है जो केंद्रीय है, उस केंद्रीय संरचना में अगर हम कहें तो दो चीजें आ रही हैं, दैट इज सेंट्रल। और इस सेंट्रल सेगमेंट में एक ही ले जा, अभी तो है। सुने, टाइम क्या हुआ है, आज घड़ी नहीं लाया यार।
ठीक है, तो ये जो सेंट्रल जीवद्रव्य की हम बात कर रहे हैं, इस सेंट्रल जीवद्रव्य में क्या क्या है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए इसको समझने की कोशिश करना। सेंट्रल के अंदर मेनली यहाँ पे हम क्या क्या भर देते हैं, इन्वर्टेड पोजीशन। यहाँ पे आपने क्या देखा, जो डायग्राम मैंने आपको बनाया था, ये होगी सेंट्रल वैक्यूल और ये हो गई आउटर वॉल। इसमें हमने केंद्रक दिखाए थे वैक्यूल की तरफ और क्रोमेटोफोर्स दिखाए थे परिधि की तरफ, जो प्रकाश संश्लेषण कर सके। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या गई है, इनवर्स। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये मिक्स पोजीशन में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन के अंदर क्या आ गए, क्रोमेटोफोर प्लस फूड रिजर्व फूड, या जिन्हें हम बोल रहे थे ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। ठीक है, और ये बाहर की तरफ जो है वो केंद्रक परिधि की तरफ चारों तरफ एक तरीके से स्फेरिकल मास में क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। और इनके चारों तरफ जो है वो जीव द्रव्य जो है वो अभी विभाजित नहीं हुआ है, लेकिन जीव द्रव्य जो है इनके चारों तरफ एक सराउंडिंग्स के रूप में यहाँ पे पाया जा रहा है। तो ये जो पेरिफेरल है, आउटर तो नहीं बोलेंगे इसको हम बोल देते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल पे क्या आ रहे हैं, न्यूक्लियस। तो इसको आप समझ लेना, अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 3 घटनाक्रम हुई कि अनुकूल परिस्थितियों में थैलस की कोई भी साइफोन जो है एक से ज्यादा, ठीक है, जो नए हैं यंग साइफोन ब्रांच है उसके सीड्स के ऊपर वृद्धि की जगह वृद्धि रुक जाती है और क्या बन जाती है, स्पोरेंजियम, एक घटना। दूसरी, इसका जो सीड्स है वो जीव द्रव्य के इकट्ठा होने के कारण उसका आकार बढ़ता है। अब वो अलग अलग शेप ले लेता है, जैसे कि डोम शेप ले लेता है, गुम्बदाकार, मुग्धाकार, मुग्ध का मतलब जैसे वो मेहनत कश लोग उठाते हैं, गदाकार संरचना हो जाती है, एक गोलाकार संरचना हो जाती है, इस तरीके की संरचना, या एक बेलनाकार संरचना हो जाती है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग आकार की जो है बीजाणुधानियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जो बीजाणुधानी यहाँ पे बन रही है वो धीरे धीरे अपना आकार बढ़ रही है जब तक यहाँ कोई सेप्टा नहीं बना। इसमें जीव द्रव्य, कोशिका, वो कोशिकांग, संचित भोजन जो है और उसके अलावा क्रोमेटोफोर, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड होती जा रही हैं। जब एक पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर संरचना बढ़ जाती है और ये अपना पर्याप्त आकार ले लेती है, तब यहाँ पे 2 घटनाएं हो रही हैं। एक घटना ये हो रही है कि सभी रिजोफूड्स एंड क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो कहाँ आ गए, वो तो आ गए सारे के सारे केंद्र में, केंद्र की ओर चले गए। और जो केंद्रक है वो अंदर से कहाँ चले गए, परिधि की ओर। ठीक है, ये मैंने सारे केंद्रक परिधि की ओर चिपका दिए। और उसी के अलावा यहाँ पे एक चीज और बन गई, वो है मेन चीज, दैट इज सेप्टा, पट, सेप्टा बन गया। ठीक है, और इनके चारों तरफ जो है वो हम क्या लपेट देते हैं, जीव द्रव्य। तो ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे के सारे क्या है, केंद्रक, और इन केंद्रकों के चारों तरफ जो है वो हमने क्या लपेट दिया, जीव द्रव्य। ठीक है, अब अगर इसके डेवलपमेंट में और आगे बढ़े तो जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते जाएंगे तो मैच्योरिटी, मतलब जब ये एक तरीके से परिपक्व अवस्था पे आ जाएगी तो संपूर्ण संरचना से अट चुकी होगी और ये हल्की से क्या हो जाएगी, श्रिंक, मतलब अपनी ही संरचना में क्या हो जाएगी, श्रिंक, क्योंकि जीव द्रव्य और ज्यादा क्या हो जाएगा, गाढ़ा। और प्रत्येक जीव द्रव्य जो है वो एक स्फेरिकल मास के रूप में यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। और ये रहा, ये तो हो गया पट, और ये संरचना पूरी की पूरी कहाँ आ गई, ये आ गई। तो अगर आप देखें तो इसकी बाह्य भित्ति या झिल्ली से ये हल्की सी श्रिंक होकर अंदर की तरफ आ चुकी है और इसमें क्या हो रही है, एम्प्टी स्पेस के रूप में हमें दिखाई देने लग रहा है। दूसरा, ये सभी केंद्रक जो हैं वो कहाँ आ गए, परिधि की ओर। ठीक है, परिधि की ओर आ गए।
और जो क्रोमेटोफोर्स है वो कहाँ है, केंद्र की ओर। ऑयल ड्रॉपलेट्स कहाँ हैं, केंद्र की ओर। और इसी में जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लें, जैसे सुडोमाटा या दूसरे, तो उनके अंदर बीच में एक रिक्तिका समान संरचना भी जो है डेवलप हो जाती है, जिससे इसका आकार और कैसा हो जाता है, गोलाकार या स्फेरिकल जो है वो संरचना के रूप में बन जाता है। अब तीसरी चीज यहाँ पे अगर अपन कहें तो इन संरचनाओं के परिपक्व से जस्ट पूर्व प्रत्येक केंद्रक के सामने 2 फ्लैजिला डेवलप हो जाती हैं। प्रत्येक केंद्रक के सामने 2 फ्लैजिला। प्रत्येक केंद्र के सामने 2 फ्लैजिला। और फ्लैजिलाज की हम बात करें तो दीज आर हेटेरोकॉन्टी। दीज आर हेटेरोकॉन्टी, ठीक है, एक लाइन। दूसरा, हेटेरोकॉन्टी का मतलब जो अग्र फ्लैजिला है, अग्र, दैट इज टिंसल। कौन सा, टिंसल की अगर अपन बात करें तो कूर्चसम, ठीक है। और जो पश्च फ्लैजिला है वो कैसा है, विप्लस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रतोद, और ये है धागे के समान लंबा। और टिंसल वाला जो है वो क्या होता है, छोटा। इसीलिए हम इसे असमान कहते हैं। असमान का मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, असमान का मतलब हेटेरोकॉन्ट। हेटेरोकॉन्ट का मतलब दोनों फ्लैजिला मॉर्फोलॉजिकली आकार में क्या हो गए, चेंज हो गए। आकार में दोनों का बेस भी चेंज हो गया, एक टिंसल एक विप्लस है, प्लस एक छोटा है एक बड़ा है, प्लस उनकी पोजीशन अग्र और पश्च। ठीक है, अब ये कंप्लीट है डेवलपमेंट। इसकी संरचना की बात करें तो यहां पे देखिए एक चीज है, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिनमें क्या होगा, देखिए इसको समझना। जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था इन जूस्पोर्स का, ये तो हो गए केंद्रक। समझना एक चीज को, नॉर्मली जो होता है, और ये हो गया उसके अंदर रिजर्व मटेरियल्स। ये हो गए रिजर्व मटेरियल्स एंड क्रोमेटोफोर्स। तो होता क्या है एक्चुअली में कि प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ क्या हो जाता है, जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। और वो जो जीव द्रव्य है वो इसके चारों तरफ इकट्ठा होकर क्या बना लेता है, एक झिल्ली नुमा संरचना बना लेता है। अर्थात प्रत्येक केंद्रक अपने चारों तरफ जीव द्रव्य से आबद्ध हो जाता है, और वो जीव द्रव्य की बाह्य लेयर जो है वो झिल्ली, क्योंकि जीव द्रव्य में लिपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। और आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ये प्रत्येक कोशिका जो है वो कैसे हो जाती है, पियर शेप। और पियर शेप के चारों दो क्या निकल जाते हैं इनके अंदर, फ्लैजिलाज, एक लंबा एक छोटा। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये प्रत्येक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जूस्पोर्स में। ठीक है, जितने केंद्रक हैं उतने क्या बन गए, मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण द्वारा, सॉरी कायांतरण द्वारा क्या बन गए, चल बीजाणु में बदल चुके हैं या चल बीजाणु बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही स्पेशलाइजेशन आ रहा है, और वो स्पेशलाइजेशन क्या है कि जीव द्रव्य में खंडन हुआ ही नहीं। जीव द्रव्य केंद्रक के चारों तरफ फैल गया है, और जीव द्रव्य के परिधि के ऊपर केंद्रक मौजूद हैं या व्यवस्थित हैं, और प्रत्येक केंद्रक के सामने 2 फ्लैजिलाज निकल रहे हैं। तो ये एक संयुक्त समंडलीय संरचना हमको दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे एक बड़ी संरचना हमको दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे केंद्रक हैं और बहुत सारे फ्लैजिला हैं, और फ्लैजिलाज के एक साथ मूवमेंट के कारण इसमें मोटेलिटी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज सिनजूस्पोर। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये जो जूस्पोर बन रहा है इसको वाउचेरिया के लिए स्पेशल, ये इसका लाक्षणिक गुण है। किसका, वाउचेरियसी। वाउचेरियसी का लाक्षणिक गुण है सिन जू स्पोर की उपस्थिति।
या सिंजुस्पोर का बनना, ये वाउचेरिया का ही सबसे बड़ा लक्षण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, न्यू टाइप के लिए भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है एक तरीके से मैच्योर सिंजुस्पोर्स का डिस्पर्सल। तो इस स्ट्रेटजी को समझ लें तो कि बार बार हमारे काम आएगी। तो ये जो संरचना बन रही है दैट इज स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी। अब ये चल बीजाणु बना रही है तो दैट इज जूस्पोरेंजियम। एप्लेनो बनाएगी मतलब अचल बनाएगी तो एप्लेनो स्पोरेंजियम कहलाएगी। क्लियर है? तो ऐसे में यहाँ पे ये जो जूस्पोरेंजियम बन रहा है, इस जूस्पोरेंजियम में क्या होगा, जो सीड्स भाग है उसका क्या हो जाता है, जिलेटिनीकरण। जिलेटिनीकरण को समझना, हमने कहा कि कोशिका भित्ति के बाहर एक रक्सी जिलेटिन या म्यूसिलेज की परत पाई जाती है जो इसे डेसिकेशन में बचा रही है। वहीं अगर अपन म्यूसिलेज की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो जल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनमें पाए जाते हैं। तो ये जल अवशोषित करके क्या बना लेती है, एक लिपा या लसलसा श्लेष्मीय पदार्थ बना लेती है, जिसकी वजह से इसकी जो अपर सेक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक। और यहाँ पे एक सिल्ट का मतलब दरार या फिर कुछ स्पीसीज में छिद्र, ठीक है, पोर लाइक संरचना जो है डेवलप होती है। अब उस पोर में से ये लसलसा जिलेटिनस पदार्थ के रूप में जो स्पोर्स हैं वो 1 बाय 1 क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। लेकिन यहाँ जैसे अपने पास में सिंजुस्पोर है तो ये संपूर्ण संरचना जो है वो इसमें से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये सिंजुस्पोर जो है ये इसमें से क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया विमोचन। बस अब अगर अपन जर्मिनेशन की बात करें तो ये अपने फ्लैजिलाज के माध्यम से जल में कुछ समय तक तैरते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जब ये थक जाते हैं तो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। तो रेस्टिंग फेज की अगर हम बात करें तो इनकी जो फ्लैजिलाज हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं और ये एक तरीके से ए फ्लैजिलेट के रूप में, ठीक है, बन जाते हैं एक सुप्त अंडाकार संरचना के रूप में। और परिस्थिति अगर अनुकूल होती है तो इनके अंदर से टर्मिनेट होती है फिर एक क्या बोलते हैं, जर्म ट्यूब। कुछ स्पीसीज में एक से ज़्यादा भी जर्म ट्यूब डेवलप होती है, किसी में एक ही जर्म ट्यूब डेवलप होती है। उस जर्म ट्यूब में इनके केंद्रक जो हैं वो विभाजित होकर समसूत्री वजन द्वारा क्या होते हैं, जर्म ट्यूब में ट्रांसफर हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो जाता है, क्रोमेटोफोर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर होकर वो क्या करते हैं, नए थैलस को विकसित करते हैं, ऊर्ध्व और आधारीय संरचना पे किसको डेवलप करते हैं, राइजोइड्स को। और वो राइजोइड जो है अडेशन और अवशोषण का कार्य करने लगता है और एक नई संतति जो है थैलस वो डेवलप हो जाता है बाई जूस्पोरेंज। ठीक है, तो ये कंप्लीट। अब यहाँ पे जैसे एक अपवाद स्वरूप मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था, एक और चीज़ हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि पट्ट नहीं पाए जाते, लेकिन जैसे एक एग्जांपल हम पहले दे चुके हैं सूडोमाटा, जिसके अंदर पट्ट पाए जाते हैं, तो उनकी सेम यही संरचना है, बस उनमें सेप्टाज पहले से हैं। तो उनके अंदर जो केंद्रकों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है वो समसूत्री विभाजन से बढ़ रही है, और जिनमें पट्ट नहीं पाए जा रहे उसके अंदर ये भी हमारे पास निश्चित संख्या नहीं है कि ये संख्या बढ़ी कैसे। ये थैलस में से केंद्रक जो है मूव कर रहे हैं या नया समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका में इसके अंदर केंद्रकों की संख्या इंक्रीज होती है। तो सिंगल संरचना भी बनाया तो एक सिंगल संरचना में इस रूप में बना सकते हैं जिसमें सेंटर में रिजोफूड साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं, और ये चारों तरफ केंद्रक और केंद्रक के चारों तरफ फ्लैजिलास, बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ और है,
जो साइफोन है किसका, वाउचीरिया का, वो एक तरीके से फोटोब्लास्टिक है, मतलब प्रकाश संवेदी। तो इनके जूई स्पोर जो हैं उनके अंदर भी प्रकाश संवेदी ऑर्गन्स हैं जो कि एक तरीके से फोटोब्लास्टिक या फोटोट्रॉपिज्म जो है उसको एक तरीके से क्या करते हैं, सेंस करते हैं। बस इतना ही। सेकंड इसी के अंदर हम कर लेते हैं बाय एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स, और एप्लेनोस्पोर्स के लिए अगर अपन कहें तो इसको आप लिख सकते हैं अचल बीजाणु। लेकिन यहां पे विषम परिस्थितियों को देखते हुए हम इसको एक नाम और देंगे, दैट इज हाइफनो स्पोर। हाइफनो स्पोर को हम नाम दे रहे हैं सुप्त बीजाणु। तो पहले हम बात कर लेते हैं एप्लेनो की। एक चीज जो हमने यानी का अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जू स्पोरेंजियम, तो जो जू स्पोर्स की हम बात कर रहे थे वो स्पेशलाइजेशन है किसका, जलीय शैवालों का। इसको समझना, इसमें कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं आएगी। आप एक चीज देखिए, जो पंख है, फिन्स या फेदर्स जिसकी भी हम बात करें, मछलियों में फिन्स, पक्षियों में फेदर्स, ये इन्हीं में क्यों है, क्योंकि फेदर्स हो या फिन हो ये हमेशा तैरने में सहायक है, और ये तैरा कहाँ जा सकता है, या तो हवा में या पानी में। कभी भी थल या थलीय जीवों की हम बात करें तो उनमें फिन्स या फेदर्स नहीं होते, वहाँ पे हमें चाहिए अपेंडेज, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें समझिए। हमने क्या कहा, जो फ्री फ्लोटिंग है, जिसको मुक्त रूप से तैरना है, उसमें हमने कहा राइजोइड्स नहीं पाए जाते, ठीक है, राइजोइड्स की जरूरत नहीं, क्योंकि राइजोइड्स क्या काम कर रहे हैं, राइजोइड्स किसी एक स्थान से चिपकाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो जलीय जीव हैं या जलीय प्लैंक्टॉन्स हैं यहाँ पे, और वो किसी चीज से रुके हुए हैं तो उनमें स्थापनांग होंगे, लेकिन जो फ्री फ्लोटिंग है उनके अंदर स्थापनांग नहीं होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जू स्पोर्स किसकी स्पेशलाइजेशन है, जू स्पोर्स उन एल्गीज का स्पेशलाइजेशन है जिनके अंदर स्पोर्स का विमोचन, डिस्पर्सल, या तो पानी से होता है या वायु से होता है। अब एल्गीज के रेफरेंस में हम वायु को तो यूज में नहीं लेते, ठीक है, हम एल्गीज के रेफरेंस में यूज में लेते हैं जल। तो जल अगर विमोचन में काम आ रहा है तो उसके अंदर फ्लैजिला डेवलप होंगे, और वो फ्लैजिला इसको मूव करने में या जगह स्थानांतरण में क्या आ जाएंगे, काम में आ जाएंगे। ये हो गया हमारा काम। लेकिन अब हम कह रहे हैं उन स्पीसीज की जिनकी हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि टेरिस्टेरिस है, हमाटा है, जेमिनेटा है, पॉलीमॉर्फा है, ठीक है, टेरिस्टेरिस है, बहुत सारी स्पीसीज जिनको हमने यहाँ पे बात करी। तो ऐसी स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं जिनमें जीवन चक्र में केवल जनन में ही जल मिल रहा है, बाकी जल जो है वह नहीं मिल रहा, टेरेस्ट्रियल है। तो ऐसी स्थलीय जातियों में, तो अब यहाँ बदल देता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया स्थलीय, टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया स्थलीय। तो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ही स्पोर्स बनेंगे, लेकिन किस में बनेंगे, स्थलीय प्रजातियों में। तो स्थलीय प्रजातियों में फ्लैजिला बनने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उनमें मोटिलिटी जो है वो या तो किसी बहते जल की वजह से होगी या वायु के द्वारा होगी, नॉर्मली फ्लैजिला नहीं बनेंगे। तो ऐसे में वहां पे जू स्पोर की जगह हम क्या डेवलप करेंगे, एप्लेनो, दैट इज एप्लेनो स्पोर। और एप्लेनो स्पोर्स जिन संरचनाओं में बनते हैं नोन एज एप्लेनो स्पोरेंजियम। तो ये चीज आपके दिमाग में हो जानी चाहिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो दोनों का एक तरीके से डेवलपमेंट, दोनों की स्ट्रेटेजीज, दोनों का क्या बोलते हैं डिस्पर्सल, दोनों का जर्मिनेशन बहुत हद तक सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस इनके अंदर देखने को नहीं मिलते।
ठीक है। तो ऐसे में अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें एप्लेनोस्पोर्स में सेम वही थैलस की कोई भी तरुण शाखा या लेटरल ब्रांच के सीड्स के ऊपर इनका डेवलपमेंट होगा। सीड्स की कोशिका जो है वो क्लब शेप, गुंबदाकार, बेलनाकार, गोलाकार संरचना के रूप में बढ़ेगी। अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग नाम है, जैसे हमने अभी यहाँ पे 4 नाम दिए, पॉलीमॉर्फा दे दिया, टेरिस्टेरिस दे दिया, हमाटा दे दिया, एक क्या बोलता है यूनिकुलेटा दे दिया। तो ऐसे नाम हम डाल सकते हैं, कोई मुग्धाकार है, कोई गोलाकार, कोई बेलनाकार संरचना बन गई। अब इन बेलनाकार संरचनाओं का आकार बढ़ेगा, उसमें केंद्राकार है क्योंकि सेप्टा उनके अंदर भी नहीं है। उसके बाद में सेम यहाँ पूरी पोजीशन ग्रहण कर लेगा जब पट्ट का निर्माण हो जाएगा। पट्ट निर्माण के साथ में यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है कि जो क्रोमेटोफोर्स है वो केंद्र में और जो केंद्रक हैं वो परिधि की ओर अरेंज हो जाएंगे। दैट पोजीशन इज नोन एज इन्वर्जन। ठीक है, एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, इन्वर्जन को क्या बोल सकते हैं, प्रतिलोमन। प्रतिलोमन की घटना हो रही है। अब प्रतिलोमन की घटना मैच्योरिटी के पास जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक घटना और होएगी और वो ये है कि इनमें फ्लैजिलाज का डेवलपमेंट नहीं होगा। बस इतना सा। प्रतिलोमन तो इनमें होगा लेकिन फ्लैजिला इनके अंदर नहीं बनेंगे। दीज आर लैक ऑफ फ्लैजिलेट। इनमें कशाभिकाएं या नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पे जूस्पोरेंजियम की जगह क्या कर देंगे, एप्लेनो। ठीक है, और इनका विमोचन भी सेम वैसे ही होगा जैसे उनका हो रहा था। इनमें फ्लैजिलाज की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अंतर जो है उसको डाल के हमको कंफ्यूजन क्रिएट करना भी नहीं है। ठीक है, और होते होते हमारा नेक्स्ट डायग्राम जो है वो यही बन जाता है, दैट इज सिल्ट। और ये हो गया स्पोरेंजियम, ये हो गया पट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी स्पोरेंजियम। ये सीड्स के ऊपर थैलस पे ऐसे ही रुकी रहती है, बाद में इसका डेड एंड डिके प्रोग्राम कंप्लीट। तो दैट इज एप्लेनोस्पोर्स। और मैंने एक घटना आपको बताई थी कि कई बार ये संयुक्त और कभी कभी इनके जीव द्रव्य के अंदर पट्ट बनने या सेगमेंट बन जाने की वजह से या फ्रेगमेंटेशन हो जाने के कारण ये अलग अलग जीव द्रव्य में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ जीव द्रव्य और क्रोमेटोफोर और रिजोफूड की मात्रा आ जाती है और वो कायांतरण द्वारा किस में बदल जाता है, एप्लेनोस्पोर में। अब दोनों के अंदर अंतर, एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर। जूस्पोर थोड़े आकार में छोटे हैं, नाशपाती के आकार के, बाइफ्लैजिलेट थे। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये नाशपाती के आकार की जगह कैसे हो जाते हैं, ज़्यादातर अंडाकार या गोलाकार संरचना, हैवी संरचना हो जाती है। ए फ्लैजिलेट है, फ्लैजिला नहीं पाए जा रहे और नॉन मोटाइल संरचना होती है, केवल और केवल नॉन मोटाइल संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो एप्लेनोस्पोर्स, दीज आर एप्लेनोस्पोर। अब जर्मिनेशन की हम बात करें तो जर्मिनेशन भी इनका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले बात की थी। जर्मिनेशन में क्या हो रहा है, ये जहां पे भी गिरेंगे वहां पे रेस्टिंग फेज दिखाएंगे। हाँ, अब एक चीज चेंज आ रही है। मैंने यहाँ पे 2 टाइप दिए, अचल बीजाणु और सुप्त बीजाणु। ये दोनों सेम ही चीज है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 नाम क्यों दे रहे हैं एक्चुअली में, तो ये नाम इसलिए दिए हैं, अगर आप इनके नामों को समझे तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि अगर कंडीशंस टेरेस्ट्रियल प्रजाति में फेवरेबल है, मतलब जमीन जो है नम है, आर्द्रता है, मौसम में शुष्कता कम है, टेम्परेचर कम है, और ऐसे में जो स्थली है वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी एप्लेनोस्पोर्स। तो एप्लेनोस्पोर्स तुरंत जर्मिनेट होकर नया संतति थैलस विकसित कर देता है, कोई समस्या नहीं है। परंतु अगर हम बात करें तो अनफेवरेबल कंडीशन भी टेरेस्ट्रियल को ही ज़्यादा झेलनी पड़ती है एक्वेटिक की तुलना में। तो ऐसे में अगर टेरेस्ट्रियल प्रजाति में एकदम से फेवरेबल की जगह कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, मतलब धूप की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, या फिर मौसम में टेम्परेचर बढ़ जाता है, या ज़मीन में शुष्कता बढ़ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनके जो स्पोर्स हैं ये अपने ऊपर 2 या 3 एक्स्ट्रा मोटी लेयर्स का डिपोजिशन करके और सुप्त बीजाणुओं में बदल जाते हैं। और ये सुप्त बीजाणु जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करने या झेलने के लिए क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं।
ठीक है। तो ऐसे में ये आसानी से उनको क्या कर जाते हैं, झेल जाते हैं, इनको कोई समस्या नहीं आती। और फिर उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आने पर पुनः जर्म ट्यूब द्वारा जर्मिनेट होकर नए प्लांट थैलस को बनाने या डेवलप करने में सक्षम होते हैं। तो ये बस इतने सा है। तो यहाँ ध्यान रखना सुप्त बीजाणु। इसलिए एक और इंटर कन्वर्जन की बात करें तो अब हमारे पास में दो चीज आ जाती है कि एक्चुअली में ये चल बीजाणु और अचल बीजाणुओं की फॉर्म। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने इसमें कुछ प्रयोगात्मक क्रिया की, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ हमने एक्वेटिक स्पीसीज ले ली, जैसे कि सिसिलिस हो गया, हमाटा हो गई। ये कैसी स्पीसीज हैं? ये उभय हैं। उभय का मतलब ये जलीय भी हैं और ये स्थलीय भी हैं। अगर ये जल में डूब रही हैं तो भी दिक्कत नहीं है, और ये स्थल पे आ गई तो वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है तो बात अलग है। लेकिन वहीं जैसे अगर अपन टेरिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिकांडाटा की बात कर रहे हैं, तो वो स्पीसीज ऐसी होगी जो कि पूर्ण रूप से स्थलीय हैं, ठीक है। तो ऐसे में वो जलीय नहीं है। वहीं अपन कुछ स्पीसीज की बात कर लेते हैं जो पूरी तरीके से क्या है, जलीय हैं। वहीं जैसे अपन ने फ्लूटेंस की बात कर ली तो वो भी एक तरीके से फ्री फ्लोटिंग है, जलीय प्रजाति है। तो हमारे पास तीन वेरिएंट्स आ गए, एक पूर्णतः जलीय है, एक जलीय स्थलीय दोनों है, और एक पूर्णतः क्या है, स्थलीय। तो ऐसे में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिसिलिस की ले लेते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हमाटा का ले लेते हैं। ये दोनों हैं उभय। ऐसे में उन्होंने देखा कि अगर ये स्पीसीज फेवरेबल कंडीशन में स्थल पे हैं, जल यहाँ नहीं है, तो ये उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या डेवलप कर देती हैं, एप्लेनोस्पोर्स। और जब इन स्पीसीज को पानी में दिया जाता है या वो इनके पास में पानी की उपलब्धता होती है, तो यही स्पीसीज किसको डेवलप कर देती हैं, जू स्पोर्स को। अर्थात जू स्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स का बनना या इनकी मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है और इनकी फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत कुछ स्पीसीज पे और बहुत कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन पर भी निर्भर करती है। ये भी आप जो है ये एक स्टार डाल के लिख लें, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात अगर हम जलीय प्रजाति को आर्टिफिशियली अनफेवरेबल कंडीशंस देते हैं तो उसमें चल बीजाणु की जगह चल बीजाणु बन जाएंगे, और वहीं अगर अपन स्थलीय जातियों को जल की उपलब्धता करा देते हैं तो उनके अंदर जो है अचल बीजाणु से चल बीजाणुओं का फॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब चल बीजाणु और अचल बीजाणु सेम ही चीज़ हैं, केवल इनकी मॉर्फोलॉजी जो है, फ्लैजिला की उपस्थिति, ये इनके स्पीसीज और जो मतलब क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसी के तीसरे वेरिएंट पे। तीसरा वेरिएंट हमारा कौन सा हो गया था, दैट इज अकाइनेट। ये हम बात कर रहे थे फेवरेबल कंडीशंस की, अब हम जा रहे हैं पूरी तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन की ओर। अकाइनेट आपको भी ध्यान है, अकाइनेट को हम कह देते हैं निश्चेष्ट बीजाणु। निश्चेष्ट का मतलब होता है एक तरीके से सिस्ट। सिस्ट मतलब हो गया चिरकालिक, परसिस्टेंट, जो कि विशेष रचनाएं हैं और विषम परिस्थितियों को टॉलरेट करने या झेलने के लिए ही स्पेशल बनती हैं। अब ये अकाइनेट फॉर्मेशन की हम बात करें तो अब अकाइनेट के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये तो जलीय और स्थलीय दोनों में ही पाया जा सकता है। कारण, सबसे बड़ा कारण इनका ये है सबसे बड़ा कारण हो गया अनफेवरेबल। यहाँ पे हम यूज में लेंगे अनफेवरेबल कंडीशन, और हमारा इसी का जो तीसरा सेगमेंट आ जाता है, तीसरा सेगमेंट हमारा आ गया बाई अकाइनेट्स, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट बीजाणु।
निश्चेष्ट बीजाणु की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि जो थैलस है उसमें जलीय हो चाहे स्थलीय, विषम परिस्थितियां दोनों के लिए होती हैं। तो दोनों के लिए कैसी? स्थलीय के लिए तो विषम परिस्थिति होगी, टेम्परेचर में लाइट बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, ज़मीन में नमी कम हो गई है। वहीं अगर अपन जलीय की बात करें तो उसके लिए तो और भी खतरनाक है कि अगर वो जल की कमी हो जाती है या फिर जल में लवणता बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर अपन देखें तो ये उनके लिए हो गए अनफेवरेबल कंडीशन। और इस अनफेवरेबल कंडीशन में जो थैलस में साइफोन जो फिलामेंट्स हैं, जो साइफोन फिलामेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो जीव द्रव्य है वो कुछ केंद्रक और कुछ क्रोमेटोफोर्स को अपने अंदर समाकलित करके और अस्थायी पट्ट समान संरचना बना लेता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण साइफोन फिलामेंट है या जो ट्यूबुलर संरचना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। तो ये कैसे? जैसे कि इसी को अगर मैं तोड़ूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इस भूमिका में थैलस के प्रत्येक शाखा या कुछ शाखा या कोई शाखा किसी एक निश्चित भाग से ऐसा दिखाई देती है। अर्थात कभी कभी पूरा साइफोन, कभी कभी पूरा थैलस या कभी कभी कुछ साइफोन का कुछ भाग जो है इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देता है। अब इसके अंदर है बहुत सारे केंद्रक, बहुत सारा रिजर्व फूड और बहुत सारे इसके अंदर हो गए क्रोमेटोफोर। अब रिक्तिका की हम बात करें तो वो भी एक सेंट्रल वैक्यूल के रूप में यहाँ पे हमको दिखाई दे नहीं रही है। दूसरा, इसी को हम आगे बढ़ाएं तो ये हमें अलग, अब धीरे धीरे जो पट है वो एक अलग ही संरचना में बदल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसे देख पा रहे हो तो ये अलग से ही एक पट्टीय संरचना में बदल चुका है। तो ये आप एक मालाकार या मूंगे की माला की समान संरचना हमको दिखाई दे रही है, और ये बिल्कुल ग्रोंगो ग्रोंगोसिरा शैवाल के रूप में दिखाई देती है। इसी वजह से इस अवस्था को ग्रोंगोसिरा स्टेज भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यू टाइप में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारी हो गई ग्रोंगोसिरा अवस्था जो है वो किस में पाई जा रही है, तो वाउचेरिया में पाई जा रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकाइनेट फॉर्मेशन के दौरान। वहीं एक नाम हमारे पास पहले आ चुका सिंजुस्पोर्स, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और चल बीजाणुओं का संयुक्त रूप है। वैसे ही एक बार पहले भी मैंने क्लास में आपको बताया था प्ले की अवस्था, ये वॉल्वॉक्स की अवस्था है जिसके अंदर उसके डेवलपमेंट में 4 कोशी की अवस्थाएं जो है वो बनती हैं, सॉरी 8 कोशी की अवस्थाएं जो है ऑक्टा बनती हैं, उसे हम बोलते हैं प्लेकिया अवस्था। तो ये इस टाइप की संरचना जो है वो बनने लगती है। और अब इसके प्रत्येक केंद्रक जो है उसके चारों तरफ जो है वो जीव द्रव्य एकत्र हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे खंडीभवन नहीं दिखा रहे हैं। और ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो भी, एंड क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो भी इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये मालाकार संरचना के रूप में हमें दिखाई देने लगी। दीज आर सेप्टा, और इसकी अगर अपन बात करें तो ये हो गया अकाइनीड। और ये विमोचित होते हैं, और विमोचित होकर वही रेस्टिंग फेज, क्योंकि इनका निर्माण हो ही कब रहा है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। अगर अपन इस आवरण की भी बात करें तो इसके ऊपर करीब 3-4 परतीय आवरण जो है वो पाया जाता है। ये हैं ही विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए, और जब परिस्थितियां सम आती है तो इनके बाह्य आवरण जो है वो जल अवशोषित करके टूट जाता है, और इसके अंदर से वही जर्म ट्यूब द्वारा प्रत्येक सिस्ट जो है वो एक साइफोनस थैलस जो है उसको बनाने लगता है, या एक नया संतति साइफोन जो है वो डेवलप हो जाता है। बस यही था आज का। कभी कभी इस सेगमेंट की अगर अपन बात करें तो इसमें एक नई चीज़ और देखने को मिल जाती है कि इसमें जो जीव के वो हैं, क्या बोलते हैं, इस केंद्रक, उनके चारों तरफ जीव द्रव्य सेगमेंट्स में बढ़ जाता है। प्रत्येक सेगमेंट अपने चारों तरफ एक झिल्ली का विकास कर लेता है, और वो झिल्ली जो है वो हमें क्या बोलते हैं, एक अलग सेप्टा या कायंत्रण द्वारा एंडोस्पोर्स, जैसे कि हम फिलामेंटस या जो साइनोफाइसी के जो सदस्य थे उनके अंदर हमने देखा था, वो स्पोर्ट्स के रूप में ये डेवलप हो जाते हैं, छोटे एंडोस्पोर्ट्स या एप्लेनोस्पोर्ट्स के रूप में। और ये फिर बाद में क्या करते रहते हैं, नया आफ्टर विमोचन प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल होने पर विभाजित होकर नया थैलस बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल की भी हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एल्गेज में अनफेवरेबल परिस्थितियों में ही आता है। नॉर्मल परिस्थितियों में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दर्शाते हैं। रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।